नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम न्यूज़ एट 10 लेकर हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गहमा गहमी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। आप और कांग्रेस भी प्रचार में जुटे। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा कोलकाता के आरजी में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सुनवाई। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का लिया था स्वतः संज्ञान। प्रयागराज महाकुंभ में आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। मंत्रियों संग लगाएंगे संगम में डुबकी। अनेक प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। वॉशिंगटन में क्वाड देशों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। स्वतंत्र, मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत के आयामों पर हुई चर्चा। और डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन में संघर्ष खत्म न करने को लेकर पुतिन को चेतावनी। कहा, बातचीत से इनकार की स्थिति में रूस पर लगाए जाएंगे नए प्रतिबंध। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आज नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। नमो ऐप के राष्ट्रीय समन्वयक और भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में वे दिल्ली में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ता वीडियो कॉल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सुनेंगे। उनमें से कुछ को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत का अवसर भी मिलेगा। दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर और अतुल गर्ग, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा सभी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रदेश, जिला एवं मंडल संगठन पदाधिकारी, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख आदि नियत स्थानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में जुड़ेंगे। एनडीए के सभी 70 विधानसभा प्रत्याशी और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की टीम के सदस्य भी मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद से जुड़ेंगे। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सभी पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार कर जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले ईस्ट किदवई नगर जाएंगे। उसके बाद आरके आश्रम लेन में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता भी प्रचार करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पहले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। कोलकाता के आरजी अस्पताल की महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की टास्क फोर्स का भी गठन किया था। सर्वोच्च न्यायालय की ये सुनवाई कोलकाता के सियालदह कोर्ट के फैसले के बाद होने जा रही है। 2 दिन पहले ही सियालदह कोर्ट ने मामले में एकमात्र आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मंगलवार को कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है। और अब बात महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज प्रयागराज में राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक होगी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समूचे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे।
महाकुंभ नगर के पावन भूमि पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में कई ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिनसे राज्य में विरासत के संरक्षण और विकास को गति मिल सके। बैठक नैनी के अरेल स्थित त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे शुरू होगी। संगम में स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखते हुए बैठक अरेल में करने का फैसला किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक, और इस बैठक में क्या नीतिगत फैसले हो सकते हैं, आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, साफ तौर पर देखें काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि 12 बजे से ये बैठक शुरुआत हो जाएगी इसकी, और यहाँ पर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि तमाम नीतिगत ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनसे कायाकल्प होता हुआ नजर आएगा। प्रमुख बिंदु क्या रहने वाले हैं? देखिए, प्रमुख बिंदु ये हैं कि गौरव, अगर आप पुरातन की बात करें तो ये कहा जाता था कि 2 दंड होते थे। एक दंड राजा के पास होता था जो जनता के सारे मामलों में न्याय करता था, और दूसरा दंड महंत के पास होता था जो गुरुजी होते थे उनके पास होता था। और वो ये कहते थे कि ये धर्म का दंड है जो आप पर भी लागू होता है। तो ये धर्म का दंड है। जहां हम खड़े हैं, पूरी सरकार धार्मिक रूप से यहाँ आ रही है। और कहा जाता है कि जब सरकार धर्म पर चलती है तो न्याय लोगों के साथ बेहतर हो पाता है, फिर बाकी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। जब धर्म पर सरकार रहती है तो उसके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है जो वहाँ निवास कर रहा। तो वही आधार लेकर के योगी सरकार यहाँ कैबिनेट की बैठक कर रही है। और कैबिनेट की बैठक में जो मूल निर्णय है, एक तो निवेश कैसे हो, उसमें बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा है जो चित्रकूट की बात हो रही है, जहाँ तक डिफेंस कॉरिडोर जा रहा, और पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा मिर्जापुर है, सोनभद्र है, वाराणसी है, प्रयागराज है। तो कुछ ये हिस्से ऐसे हैं जहाँ जो पिछड़े रह गए थे। तो पर्यटन का बड़ा केंद्र हो सकता है, सोनभद्र हो सकता है, मिर्जापुर हो सकता है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम है, वाराणसी में भगवान शिव की नगरी है, प्रयागराज धार्मिक नगरी है। तो इसको कैसे बनाया जाए कि पर्यटन के लिए ढेर सारे लोग यहाँ आए, क्योंकि जैसे ही पर्यटन उद्योग बढ़ता है बाकी पैसा अपने आप लोगों के पास आ जाता है, चाहे चाय वाला हो, खोमचे वाला हो, ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, सबको पैसा मिलता है। तो सरकार का ये प्रयास है कि पर्यटन का उद्योग यहाँ बढ़े, जिससे लोगों के हाथों में पैसा है और इस क्षेत्र का विकास हो सके। गौरव, तो ऐसे में रामेंद्र, साफ तौर पर ये जो बैठक है, तमाम यहाँ पर बड़े निर्णय इसमें लिए जाने हैं, और इस बैठक को लेकर अगर हम बात करें तो किस तरह से अब की बार जो है आने वाले समय के लिए इसमें रूपरेखा रखी जाएगी? क्या कुछ खास होने वाला है? बैठक के जो तमाम बड़े बिंदु हैं वो क्या रहने वाले हैं? देखिए, एक तो निजी कंपनियों को भूमि आवंटित की जानी है, उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। दूसरा, जो धार्मिक क्षेत्र बनने जा रहा है, जो 4-5 जनपदों को लेकर के बनाया जा रहा है, उस पर बैठक, जो कैबिनेट बैठक है वो कर सकती है, निर्णय ले सकती है। इस तरीके से कई बिंदु हैं जिन पर बैठक कैबिनेट निर्णय लेगी और उनमें प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी। तो इस तरीके से तमाम चीज़ों के निवेश कैसे आए, कैसे रोजगार के अवसर पैदा हों, कैसे कॉरिडोर बन सके पूरा, कैसे डिफेंस कॉरिडोर को लाभ मिल सके, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। उसकी चर्चा यहाँ हो सकती है। हालांकि मोटी मोटी चीज़ें आई हैं जो कैबिनेट में ब्रीफिंग होनी है, जो बैठक में प्रस्ताव लाए जाने हैं वो वही तय करेंगे। अभी तक उनसे बाहर नहीं आए, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें आए हैं वो ये है कि निवेश से लेकर के और आध्यात्मिक क्षेत्र का जो बनाया जाना है उस पर मुहर लग सकती है कैबिनेट की। निश्चित तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि 29 जनवरी को लेकर भी जो मौनी अमावस्या है उस दिन के लिए भी तैयारियां जोरों पर है, क्योंकि उस दिन करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं और आसपास किस तरह से इसको डिजिटली, जैसा हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हाईटेक पैमाना जो है उसको कितना ज्यादा और ज्यादा आगे बढ़ाने की ओर लगातार अग्रसर होकर जो व्यवस्थाएं हैं उसका पैमाना तय किया गया है? देखिए, एक तो इस जिस घाट पर खड़े हैं यहीं से मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट जाएगी गंगा स्नान के लिए, जहां हाईटेक और तकनीक की बात करें तो पूरा कुंभ ही तकनीक पर है। आप देख रहे हैं कि पूरा कुंभ तकनीक पर है। एक एक चीज एआई के कंट्रोल में है। 400 किलोमीटर ओएफसी लाइन डाली गई है, करीब 2600 से अधिक कैमरे एआई लगाए गए हैं। जो आग की घटना हुई थी उसको जो एआई तकनीक के जो कैमरे लगाए गए हैं, जैसे आप बैरिकेटिंग तोड़ते हो, क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड जहाँ बढ़ता है
कहीं आग लग जाएगी तो तुरंत अलर्ट जारी करते हैं। आप एक एक चीज़ जैसे पेंटून पुल पार करते हो तो एक एक आदमी लोकेट होता है कि कौन कहाँ जा रहा है। और दूसरा क्या है कि अगर कोई अपराधी क्षेत्र का व्यक्ति आता है तो उसके चेहरे भी लोकेट होते हैं। इस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया है, 3 जगह कंट्रोल रूम बनाया गया और एक क्लाउड पर पूरी चीज़ें जाती हैं। अगर अधिकारी चाहे तो अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इस तरीके से व्यवस्था की गई। सिक्योरिटी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाए किस तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए, क्योंकि पूरी कैबिनेट यहाँ है तो उसके भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। तो बड़ा तकनीकी रूप से साउंड है पूरा कुंभ महाकुंभ का क्षेत्र, जिससे किसी को कोई असुविधा भी ना हो और लोग सुचारू रूप से स्नान भी कर सकें, यात्रा भी चलती रहे और सुरक्षा भी चलती रहे। जो सकुशल कुंभ आए सकुशल जाए, सरकार ने इसकी व्यवस्था की। गौरव, ऐसे में रामेंद्र, साफ तौर पर ये नज़र तो आ ही रहा है जैसा कि आपने दिखाया भी, और लगातार हम देख रहे हैं कि कुंभ को लेकर और कुंभ को जितना अब की बार यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है कि किस तरह की व्यवस्थाएं अब की बार कुंभ में की गई हैं। क्या कुछ नया प्रयोग अब की बार किया गया है? और साफ तौर पर देखें तो जो लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से वहाँ पर नजर आ रही हैं? क्योंकि आज मुख्यमंत्री तो वहाँ पर जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि स्नान करेंगे, साथ ही साथ पूरी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पर स्नान करेंगे। इसके अलावा जो तमाम नई जो अगर हम बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं अब की बार नई प्रणाली की ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, महाकुंभ है और दिव्य है, ये न भूतो है न भविष्यत है। इस पर तमाम प्रदेश के अधिकारी रिसर्च कर रहे हैं कि अगर उनके यहाँ होगा तो ये क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे व्यवस्था दी जाए। 12 से 13 किलोमीटर पर ये पूरा महाकुंभ बसाया गया है और इसकी तैयारी सरकार ने 1.5 साल पहले से शुरू की थी। एक एक चीज को प्लानिंग में रखा गया है, सिक्योरिटी हो, यातायात हो, जितनी व्यवस्थाएं हैं सब तैयारी करके रखी है उन्होंने। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत कुंभ किया जा रहा और इसमें वो सारी लाइट की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, कैसे पूरा क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, सारी एक एक चीज की व्यवस्था सरकार ने करके रखी है। इसलिए ये कुंभ बेहतर है। दूसरा, दुनिया की जो सनातन संस्कृति जो यहाँ से संदेश देती, जो मानवता का संदेश देती है, हमारे यहाँ तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना की गई पूरी संस्कृति में, तो वो संदेश है। तो दुनिया से लोग कैसे खींचे चला रहे, कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, कोई जात मजहब नहीं है, कोई कहाँ का रहने वाला है, ये पूछा नहीं जाता कुंभ में। न स्नान के समय न मठों में जो भोजन दिया जा रहा है वहां पूछा जा रहा। तो जो लोग जात पात की राजनीति कर रहे थे उनके लिए भी एक आईना है, समाज के लिए भी एक आईना है, जो जात के रूप में विभक्त करते हैं कि यहाँ कोई जात नहीं, जो मूल धर्म है, जो मूल आधार है, वो आपको महाकुंभ में दिख रहा है। तो दुनिया को एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। जो ये कहते थे कि नहीं जात के पात है उत्तर भारत में, जो कहते थे महिलाओं को तवज्जो नहीं दिया जाता, तो इस तरीके की तमाम चीजों पर विराम भी लगाता है। महाकुंभ का जो दर्शन है वो दुनिया को एक नई दिशा देगा और सनातन की ऊंचाइयां दुनिया को बताएगा कि सनातन संस्कृति मूल क्या है, उस पर खड़ा है महाकुंभ। बिल्कुल। रामेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ये जो बैठक होने वाली है इसमें विकास को लेकर तो बात साफ तौर पर आएगी ही और दिखेगी ही, लेकिन इसके अलावा विरासत के संरक्षण को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम नज़र में रखें तो ये जो बैठक है वो किस तरह से बहुत बड़ी निर्णायक साबित होगी, क्योंकि इस कैबिनेट की बैठक के बाद जो तमाम नीतिगत फैसले जो लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं एक अलग कायाकल्प पेश करते हुए नजर आएंगे। देखिए, विकास, अध्यात्म, विरासत तीनों का मिला जुला रूप अभी जब कैबिनेट के निर्णय आएंगे तो देखेंगे। अगर आप बहुत सारे किले हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको विरासत के रूप में देखा जाएगा और हमारी संस्कृति जो मूल विरासत हमारी है उसको कैसे मजबूत करें, कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र को मजबूत करें। तो विकास के साथ जो विरासत है उसको जोड़ के देखिए, जब आप विरासत छोड़ देते हो तो विकास के कोई मायने नहीं रह जाते, कोई मतलब नहीं रह जाता। विकास तो अमेरिका में भी रह के लोग कर रहे हैं, हम अपनी विरासत के साथ जब विकास करते हैं तो उसका मतलब मायने निकल करके आते। तो हमारे आध्यात्मिक विरासत, बुंदेलखंड की जो हमारी ऋषि संस्कृति, जहाँ चित्रकूट में भगवान राम ने लंबा समय बिताया है, अगर वहाँ जाइए, आप मिर्जापुर जाइए, वहाँ विंध्यवासिनी है, आप जाइए काशी जाइए, प्रयागराज जाइए, तो यहाँ जो किले हैं, जो बाकी संस्कृतियाँ हैं, उसके साथ हम जब विकास की बात करते हैं तो हम मूल धारा में आते हैं। यही हमारे मूल जो हमारा भारतीय सनातन है संस्कृति, उसके साथ चल के हम आगे बढ़े हैं। अगर उसको हम साथ लेकर चलेंगे दुनिया को भी दिशा दे सकेंगे और भारत के जो आवाम है उसको भी बेहतर स्थिति दे सकेंगे। गौरव, निश्चित तौर पर रामेंद्र, ये तमाम ऐसे जो हम कह सकते हैं इनको संतुलित करने का और इनको संरक्षित करने का जो काम है वो लगातार सरकार करती जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन ने भी जिस तरह की यहाँ पर भूमिका निभाई है अपने आप में अतुलनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।
तो साफ तौर पर महाकुंभ की जो छटा है वो साफ तौर पर अब की बार तमाम अनेक रंग वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक भी वहां पर होनी है, तमाम नीतिगत निर्णय वहां से निकलकर सामने आएंगे और जो हम आपके साथ आगे भी साझा करते रहेंगे। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 साल पूरे हो गए। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना और सुनिश्चित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान को एक पहल बनाने के लिए देशवासियों की प्रशंसा की। इस योजना के 10 साल के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन 10 सालों में इस योजना ने बेमिसाल काम किया है। कैसे इस योजना की शुरुआत रही और क्या कुछ इस योजना में रहा है, आइए जानते हैं। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 100 करोड़ की फंडिंग के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। बेटी कहीं पर भी जाए वो हमेशा आपका गौरव बढ़े, उसी प्रकार का काम करती है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के एवं लड़कियों के लिंगानुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रोका जा सके। इस योजना का उद्देश्य बेटियों के अस्तित्व को बचाना एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बहुत बदलाव आए हैं। अगर हम देखें तो निश्चित रूप से दोनों ही जो सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो उसमें भी, और एक सामाजिक सोच जो होती है तो उसमें बदलाव आया और अब बेटियों को भी बराबरी का अवसर मिलने लगा है। समाज के अंदर बेटियों को भी लोग अच्छी शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें अवसर उनको मिलने लगा। इस योजना को बनाते समय मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया। बाल लिंगानुपात में सुधार, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, बालिकाओं का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करना। इस योजना के विस्तार को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पिछले 10 सालों में इस योजना ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। जब इस अभियान की शुरुआत हुई थी तो हरियाणा का जो लिंगानुपात था 2015 में वो 871 था, परंतु आज हरियाणा का लिंगानुपात 900 पार कर गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की मुख्य उपलब्धियां भी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसआरबी में सुधार 918 से बढ़कर 930 हो गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51 से बढ़कर 78% हो गया है। संस्थागत प्रसवों का प्रतिशत 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है। त्रैमासिक प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण की बात करें तो 61% से बढ़कर 80.5% से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार की इस योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है। मेरी पोती ये 3 पीढ़ी में हुई है, जिससे मुझे बहुत खुशी है। मैंने इसकी खुशी में कुआं पूजन भी रखा है, करवाया था। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का जो अभियान है उससे लोगों में बहुत बदलाव आया है, जिससे लड़कियां अब काफी आगे तक बढ़ गई हैं। वर्तमान सरकार लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास के लिए कार्य कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसके अंतर्गत तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिल सके और आगे भी लगातार उनको लाभ मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DG न्यूज़, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो इस वक्त स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड में स्विस फेडरल रेलवे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच रेलवे में सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और रखरखाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दरअसल अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक में शिरकत करने के लिए स्विट्जरलैंड में है। 20 से 24 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने दावोस में भारत में बुनियादी ढांचागत उत्कृष्टता और नागरिक उड्डयन परिदृश्य में बदलाव विषय पर एक चर्चा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में विमानन अवसरों पर चर्चा की, MRO विकास से लेकर सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों की भी यहां पर बात की और केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दुनिया के उज्जवल हरित भविष्य के लिए एविएशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल करने के लिए रोड मैप बनाने पर भी जोर दिया। One interesting thing we want to explore more into is the MRO sector. We see that a lot of business is happening there. We are only doing 20% of the maintenance of the whole aircraft in India itself. Much of it is being handled outside, and we want to change that picture a little bit now. We want to explore different areas. We want our airports to be sustainable. We want the whole aviation to be as much sustainable as possible. We are trying to utilize all the land that we have at the airports and converting them into renewable energy generation. Most of them are through solar. What is interesting and what would be an ideal way of looking at this sustainability angle, one is trying to produce the energy that we need in a very sustainable manner, renewable energy sources for that. But the other thing is, how do we reduce the consumption of by bringing in more efficient ways of utilizing the existing power that we have. So it's both a supply and demand way of looking at this sustainability. We are opening up 11 more airports also in the coming days. So that's a great opportunity for people who want to come into the airport development sector, bringing in a lot of investment into developing the airports also. और स्विट्जरलैंड के दावोस में महाराष्ट्र राज्य इतिहास रच रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र को दावोस में केवल एक दिन में 6,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी निवेश मिला है। इस निवेश के लिए 31 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें टाटा ग्रुप, सीएट कंपनी, पावर इन ऊर्जा, ओपन ओरिजिन इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड और इरू लर्निंग सॉल्यूशंस शामिल रही हैं। The speciality about MOUs is that they are from almost all the fields, and they are in various sectors of Maharashtra, various areas of divisions of Maharashtra. So I think we had very good interaction with all the industries, and they are very keen to invest in Maharashtra. और उधर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। इस बैठक की मेजबानी अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान की तरफ से ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल हुई। बैठक में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। वहीं सदस्य देशों ने बड़ी सोच, एजेंडे को गहन बनाने और आपसी सहयोग को तेज करने के महत्व पर सहमति जताई। क्वाड सदस्य देशों की बैठक से स्पष्टता हुई कि इस अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। क्वाड देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि सदस्य देश किसी भी एक तरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है। साथ ही सदस्य देशों ने बढ़ते खतरों के मद्देनजर क्षेत्रीय, समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
चारों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और सुरक्षा हिंद प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि का आधार है। ट्रंप प्रशासन की शुरुआत के कुछ घंटों के बाद हुई बैठक क्वाड के सदस्य देशों की विदेश नीति में इसके महत्व को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं तो वे संभवतः रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने संभावित अतिरिक्त प्रतिबंधों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। अमेरिका ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर पहले ही भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन यूक्रेन को हथियार भेजने के मुद्दे पर भी विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।